हेलो बच्चों, मैं वसंत मालविया अपने यूट्यूब चैनल मालविया मैथ मैजिक पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए 15 सवाल लाया हूं। आपकी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको 15 सवाल ये कैसे करने हैं आपको बताते हैं। फटाफट आपको इसका उत्तर कैसे आएगा। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या है? बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या होती है, क्या होती है? 7 बार 9 लिख देना, ठीक है। और छोटी से छोटी 8 अंकों की, पर 8 अंकों की भले ही है, पर ये 7 अंकों से तो बड़ी है ना वो, ठीक है। तो ये बड़ी वाली हमेशा ऊपर रहती है, छोटी वाली नीचे रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की छोटी यानी 1 लिख के 7 जीरो लिख देना है। बड़ी से बड़ी अगर 7 अंकों की बनानी है तो 7 बार 9 लिख देना है। घटाना है, अंतर बताना है। 10 में से 9 गई, बची 1, 0 0 0 0, क्योंकि ये 9 बचे हैं, 0 0, है ना। हमारा उत्तर क्या आ गया? 1। और 1 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है, देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा घटते क्रम में है? निम्न में से कौन सा घटते क्रम में है? अवरोही क्रम में हमें बताना है, घटते क्रम में बताना है। मतलब इस हमें बताना है कि पहले सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। दिख दिख जमाना है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या का पूर्ण भाग बड़ा, वो भाग बड़ा। देखो, दशमलव संख्या सभी की सभी है, और दशमलव संख्या कैसी होती है? उसमें दो भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग, एक दशमलव भाग। तो जिसका पूर्ण भाग बड़ा वो बड़ा, पर सब में 12 12 है, मतलब बराबर है। पूर्ण भाग में तो सब बराबर है। अब दशमलव भाग में हम देखें तो यहाँ 10वें में 0 है, यहाँ 10वें में 7 है, यहाँ भी 10वें में 7 है, यानी कि ये छोटी है, ये दोनों में 10वें में 7 है। अब सौवें का कंपैरिजन करें तो सौवें में यहाँ पे 0 है, सौवें में यहाँ पे 5 है, यानी कि जिसका सौवा बड़ा वो बड़ा, यानी सबसे बड़ी हमारी संख्या अगर हो गई तो 12.750, है ना। उसके बाद क्या आएगी? 12.705, और उसके बाद आएगी 12.075, और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 12.750, 12.750, 12.705, 12.075, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल लाते हैं आपके लिए। देखते हैं बेटा, अगला सवाल क्या है? एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कोई वर्ग है, वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती है उसे वर्ग बोलते हैं। अब इसका परिमाप दे दिया है, जो आसपास की इसकी माप है ना, चारों तरफ की माप, परिमाप वो कितनी है? 144 मीटर, यानी वर्ग का परिमाप हमें दिया है कि वर्ग का परिमाप बराबर 144 मीटर। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या है? तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला है कि वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, क्योंकि जो दिया है वही सूत्र लगा के हमें उसका वैल्यू पुट कर देनी है। वर्ग का परिमाप दिया है 144, रख दिया वहां पे 144 मीटर बराबर 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, ये 4 गुणा भुजा के गुणा में है, इधर ले आएंगे, ये भाग में आ जाएगा। 144 में 4 का भाग दे दिया, बराबर भुजा आ जाएगी मीटर में। 4 से 4 तिरी 12, बचे 2, 24 हुआ, 4 6 24, 36 मीटर, यानी कि हमारी जो भुजा है इसकी 36 मीटर है। अब हमें क्या पूछा है? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, या भुजा की घात 2, यानी भुजा गुणित भुजा, यानी 36 गुणा 36, और 36 में 36 का गुणा कर देंगे तो 36 गुणा 36, 6 36 के 6 हाथ के 3, 6 3 18, और 3 21, और 3 से 3 6 18 के 8 हाथ के 1 3 3 9 और 1 10, 6 8 और 1 9, 2 1296 वर्ग मीटर, 1296, क्योंकि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग मीटर में आती है, वर्ग मीटर में आएगी, है ना। वर्ग मीटर कहाँ है? 1296 वर्ग मीटर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखते हैं अगला सवाल लाते हैं आपके लिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है बेटा। अगला सवाल दशमलव से संबंधित है। 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004 का गुणनफल क्या है? ठीक है, सीधे ही लगा देते भाई। देखो, गुणा कर लेते हैं। 4 में 4 का गुणा किया तो 16 आया है। दशमलव जब गुणा, दशमलव भूल करके गुणा करते हैं और फिर वापस दशमलव लगाते हैं तो गिन लेते हैं। यहाँ से देखो, ये वाले दशमलव से 1 2 3, 1 2 3, है ना। ये हमारा पहला आ गया, फिर इसमें गुणा करना है 0.004 का। गुणा करा तो 16 चौक 64 हो जाएंगे, है ना, 16 चौक 64 हो जाएंगे, और अब दशमलव लगाना है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
और हमारा उत्तर आ जाएगा 0.0000, 4 बार 0, 6 4, और हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखो, और जब भी आपको गुणा लगे और ऐसे संख्याओं का गुणा तो होगा। 4 में 4 का 4 चौक 16, 16 चौक 64। दशमलव गिनना है 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे ऐसे करके गिन लेना चाहिए और आपको दशमलव लगा देना है और उत्तर हमारा डी वाला आएगा। ठीक है, अगला सवाल लाते हैं आपके लिए। देखो, अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5, दो संख्याओं का मस HCF तथा लस LCM क्रमशः 3 तथा 120 है। यदि उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है? भाई, कोई दो संख्या है और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्या कोई भी हो उनका गुणा करें तो उनके लस गुणा मस के बराबर होता है। उनका जो गुणनफल होता है उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इनमें से एक संख्या हमें दे दी है कि 90 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है ना, और लस कितना दे दिया है? तो लस दे दिया है 120 और मस दे दिया है 3। हमें तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 90 गुणा का इधर से उस पार ले जाए, भाग में चला जाएगा, है ना, 90 गुणा का उधर भाग में चला जाएगा। 120 गुणा 3 अपॉन 90, है ना, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 3 3 9 और 3 से 3 चौक 12, है ना। दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 4 है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमारी 4 आ गई। अब अगर हम 90 में 4 का गुणा करेंगे तो अगर 90 गुणा 4 करेंगे, 90 गुणा 4 करेंगे और उधर 120 लस और मस का गुणा करेंगे, बराबर है 9 चौक 36 360, और इधर 120 गुणा 3 बराबर भी 360। इसीलिए हमारा ये जो होता है कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। उत्तर नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, अगला सवाल है आपके सामने। जब व्यंजक कोष्ठक में 35.624 माइनस 26.510 को 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 35.624 में से 26.510 को घटा लेते हैं। ठीक है, 4 में से 0 जाएगा 4, 2 में से गया बचा 1 और 6 में से 5 गया बचा 1 दशमलव। यहाँ 5 में 6 नहीं जाता, उधार लिया, 15 में से 6 गए बचे 9, है ना, और यहाँ पे 0 बचा, यानी 9.114 में हमें 14 से भाग देना है। दे लेते हैं, 14 का भाग नहीं जा रहा, भाग की 0 दशमलव, है ना। अगली संख्या ले ली, है ना, 91 हो गया। तो 14 पंजे 70, 14 छंग 84, है ना, 14 छंग 84, 84 हो जाता है, घटा दिया, 11 में 4 के बचे 7, है ना, यहाँ से उधार ले लिया था, उतारिए ये 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, ठीक है, बचा 1, उतारिए 4, 14 एक कम 14, और हमारा उत्तर क्या आ गया बेटा? 0.651। और 0.651 कहाँ है? 0.651, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने लाते हैं, देखते रहिए जब तक। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगला सवाल लाते हैं। अगला सवाल है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या लिख लेते हैं हम सीधे, कोई झमेले में नहीं पड़ेंगे, सीधे लिख लेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये विषम संख्याएं हो गई। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या। 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 1 26 और 3 29 और 5 34 और 7 41 और 9 50 की शून्य क्या है 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 100 हमारा उत्तर आ जाएगा। 100 उत्तर डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 100 होता है। ठीक है, अगला सवाल लाते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्या सवाल है? श्रृंखला 4 7 11 18 29 का अगला पद क्या है? ये कोई श्रृंखला चल रही है भाई। 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 29 हुआ है। यानी कि देखो क्या हो रहा है, 4 के बाद 3 बढ़ा तो 7 हुआ, है ना, 7 के बाद 4 बढ़ा तो 11 हुआ, 11 के बाद 7 बढ़ा, देखो ये समझ में नहीं आ रही है थोड़ी, क्या है। हाँ देखो, 4 और 7 कितने होते हैं? 11, ऐसा हुआ है। इन दोनों को ऐड करके आगे लिख दिया 11,
फिर इन दोनों को ऐड करके आगे लिख दिया 11 और 7 18, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है 11 और 18 29, और अब 18 और 29 को अगर ऐड कर देंगे तो 8 और 9 17 के साथ हाथ क्या 1 2 और 1 3 और 1 4 47, और हमारा 47 उत्तर एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हुआ, 4 और 7 को जोड़ के 11, 7 और 11 को जोड़ के 18, 18 और 29 को जोड़ के 11 और 18 को जोड़ के 29, और 18 और 29 को जोड़ के 47 होगा, और हमारा 47 एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल लाते हैं। अगला सवाल क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग है। ये जो नीचे संख्याएं दी हैं इनमें से अभाज्य संख्याओं का योग करके हमें बताना है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। पहली अभाज्य 17, तो 17 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 21 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि अभी 3 के टेबल 7 के टेबल में आता है। 13 अगली अभाज्य संख्या 13 हो गई। फिर 41 एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 भी एक अभाज्य संख्या है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और इसके बाद में 31 है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 51 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 17 के टेबल में आता है। 7 3 10, 11 11 और 2 13 और 1 14 के 4 हाथ क्या 1 है ना, ऐड करना है। 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7 3 10 और 104 हमारा उत्तर ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो सवाल नंबर 10 क्या है, 7 धन 4 बटे 10 धन 9 बटे 100 धन 8 बटे 1000 का दशमलव समतुल्य है। हमें दशमलव में इसका मान ज्ञात करना है। 7 तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, धन, इसको मैं दशमलव में लगा लूं तो देखो 1 के बाद अगर बटे में, अगर नीचे बटे में 1 के बाद 0 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो हमें क्या करना है, 0 गिन के दशमलव लगा लेने हैं। तो 1 0 है मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका मान आ गया 0.4 धन, इसका मान क्या आ जाएगा 0 1 2 1 2 मतलब 0.09 और इसका मान क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 है ना, और इसका मान आ गया 0.008। जोड़ लेते हैं तो पूर्ण संख्या, ठीक है, इसको भी दशमलव वाली बना ली है ना, इसको भी बना ली 0.4, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिया 0.09, ठीक है, 0.008 ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं 8 9 4 और 7.498 हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखते हैं। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, यदि एक आयताकार क्षेत्र जिसकी भुजाएं 64 मीटर गुणा 36 मीटर है का क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा मीटर में क्या है। अब एक कोई आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, आयताकार क्षेत्र बना लिया हमने। अब उसकी भुजाएं 64 मीटर और 36 मीटर है, 64 मीटर और 36 मीटर है, ये वाली 36 है, ये वाली 64 है, आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती है, उसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब कोई एक वर्गाकार इसके बराबर, जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका भी क्षेत्रफल है ना। तो भाई देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई कर लेते हैं, 64 गुणित 36, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ क्या है 2, 6 6 36 और 2 38 है ना, 3 चौको 12 के 2 हाथ क्या 1, 3 6 18 और 1 19, 4 8 और 2 10 की 0 हाथ क्या 1, 9 और 3 12 और 1 13 3 हाथ क्या 1, और ये 2304 इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया 2304 मीटर स्क्वायर है ना। तो इसका भी 2304 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि भाई बराबर बता रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो आप देखो जब हमें वर्ग का जब क्षेत्रफल मिल गया तो हम इसकी भुजा क्या क्या होती है, तो वर्ग की भुजा बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें मालूम है कि क्षेत्रफल का फार्मूला है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2304 का स्क्वायर अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, या फिर हम ऐसे पेयर बनाए दो दो के है ना। ये अब ऐसी कोई संख्या लें, ये जो पेयर है 23 कि ऐसी कोई संख्या ले कि जिसका वर्ग 23 हो या उससे कम हो, है ना। तो हम 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 5 का 25 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 का लिया, 4 से 4 चौक 16 है ना, घटाया 13 में से 6 गए बचे 7 और यहाँ पे 0। अब पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं, ये इसको ऐड कर देते हैं, 4 और 4 8 हो गया। यहाँ अब हम ऐसी कोई संख्या लिखने की जिसकी इकाई अंक में 4 आए, 4 तो 2 में 2 का गुणा करने पे 4 आता है और 8 में 8 का गुणा करने पे 4 आता है। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे हम, 8 8 64
64, 8 से 8 8 64 के 4 हाथ क्या है 6, 8 8 64 और 6 70 और हमारा उत्तर आ गया बेटा ये 0 0 मतलब ये 48 का स्क्वायर है, यानी इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, मतलब 48 गुणित 48, 48 गुणित 48 मतलब ये भुजा जो है ये 48 मीटर है और 48 मीटर कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा राइट आंसर हो गया बेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर 12 है बेटा, एक हार का वजन 25 ग्राम 35 मिलीग्राम है, एक चूड़ी का वजन 15 ग्राम 5 मिलीग्राम है और एक अंगूठी का वजन 10 ग्राम 450 मिलीग्राम है, तो आभूषणों का कुल वजन कितना है? आभूषणों का वजन कुल हमें ग्राम में बताना है, तो देखो जोड़ लेते हैं 25 ग्राम, ग्राम ग्राम जोड़ लेते हैं ना, 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम, मिलीग्राम अलग जोड़ लेते हैं, ग्राम अलग जोड़ लेते हैं, 15 ग्राम 15 ग्राम और 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम और इसका अंगूठी का कितना है तो 10 ग्राम और कितने मिलीग्राम है 450 मिलीग्राम है ना, 450 मिलीग्राम, तो 450 मिलीग्राम में इसको लिख सकता हूँ 450 मिलीग्राम। ठीक है जोड़ लेते हैं, जोड़ें 0 5 3 15 के 5 हाथ क्या 1 7 4 4 3 7 और 1 8, ठीक है और ये हो गए 5 और 5 10 की शून्य हाथ क्या 1 2 2 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 50 यानी 50 ग्राम और 850 मिलीग्राम। 850 मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में बनाऊं तो इसमें ये दशमलव जैसे ये हो गया तो भैया 1000 ग्राम का 1 मिलीग्राम होता है और हमारा उत्तर आ जाएगा कि 50.85 ग्राम, 85 ग्राम। उत्तर हमारा सी वाला एकदम सही हो गया कि 50.85 ग्राम, ये 50.85 850 मिलीग्राम है, अगर यहाँ पे 0 लगाए तो ये 50.85 ग्राम हमारा हमें पता चल गया कि भाई सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, 360 108 तथा 252 का मस है, 360 108 तथा 252 का मस है, निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर इनके अभाज्य गुणनखंड 360 के, ठीक है 108 के, ठीक आगे चलते हैं 252 के भी लिख लिया, ठीक है लिखते हैं 2 से ये जा रहा है इकाई में 0 है चला जाएगा, 2 1 कम 2 बचा 1 2 8 16 0, 2 नाम 18 0, 2 से 2 चक्कू 8 बचा 1 2 पंजे 10, अब 3 से जा रहा है 4 5 9 जा रहा है, 3 से 3 1 कम 3 बचा 1 3 पंजे 15, फिर 3 से जा रहा है 3 पंजे 15, फिर 5 से जा रहा है 5 1 कम 5, इसमें भी 2 का जा रहा है 2 पंजे 10 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 साती 14 3 आम 27 3 तीरी 9 और 3 1 कम 3, इसमें भी जा रहा है 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बचा 1 2 6 12 2 6 12 2 तिया 6 3 दूनी 6 3 1 कम 3 3 7 21 और 7 1 कम 7, निकाल लेते हैं क्या क्या है 2 बार 2 2 बार 2 2 बार 2 2 बार 2 निकल आया सब में से, 2 बार 3 2 बार 3 2 बार 3 2 बार 3 भी दो सब में से निकल आया है ना, इसमें नहीं है 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं, चलो ठीक है जो कॉमन था सब निकाल लिए हमने है ना, तो 2 2 दूनी 4 4 तीरी 12 भारतीय 36 और भारतीय 36 हमारा जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वो 36, हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 धन 700 का मान क्या है। देखो सबसे पहले जब हमें एक से ज्यादा साइन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, पहले गुणा करना होता है, पहले डिवाइड फिर गुणा फिर मल्टीप्लाई अपना एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं पहले गुणा 0 में 150 का गुणा करें तो यहाँ तक तो 0 आ गया, फिर 5 में गुणा किया तो फिर 0 आ गया, फिर 0 का 4 में गुणा किया तो फिर 0 आ गया, मतलब यहाँ तक हमारा जो उत्तर आ गया है 0 धन 700, 0 धन 700 और 0 में 700 जोड़ेंगे तो 700 उत्तर आ जाएगा और इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल आपके लिए सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल नंबर 15 और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने है कि पंकज को चारू से 15 अंक कम मिले, पंकज को चारू से 15 अंक कम मिले हैं और चारू को कांता से 5 अंक अधिक मिले हैं, यदि उनके कुल अंक 112 हैं तो कांता के क्या अंक है। पंकज को चारू से 15 कम मिले, अगर मैं बोलूं कि देखो ये 3 है, एक तो पंकज है ना और एक है चारू और एक है कांता, ठीक है लिख लिया। अब पंकज को चारू से 15 अंक क्या मिले हैं, कम मिले हैं, पंकज को चारू से
15 अंक कम मिले हैं, पंकज को चारू से 15 अंक कम मिले हैं। अगर पंकज को 1 अंक मिले हैं तो चारू को उससे ज्यादा 15 मिले हैं, जब तो पंकज इससे 15 कम हुआ, यानी चारू 1 से धन 15 हो गई। अब क्या हुआ है कि जो कांता है और चारू को कांता से 5 अधिक अंक मिले हैं, यानी चारू के ये जो अंक है कांता से 5 ज्यादा है, यानी कि ये 1 से धन 10 होगी, क्योंकि 5 इससे कम होगा। ये चारू इससे 5 ज्यादा है और कांता उससे 5 कम है। ठीक है, पंकज को चारू से 15 कम मिले हैं तो पंकज को 15 से कम मिले चार, जबकि चारू को कांता से 5 अंक अधिक मिले हैं। तो देखो ये 15 है, ये 10 है, यानी 5 ज्यादा है। ठीक है, अब तीनों का योग कितना है? 112। तीनों को अगर जोड़ा तो तीनों के अंक 112 हो जाते हैं। कर लेते हैं, 1 100, 2 100 और 1 1 3 100 हो गए। 15 और 10 25 हो गए। ठीक है, 112। 25 इधर धन वाला उस पार ले गए तो ऋण में चला गया। 3 1 से बराबर है 112 ऋण 25, घटाया तो 3 1 से बराबर 12 में से 5 गए बचे 7, यहाँ बचा 0, 10 में से 2 गई बची 8, है ना। x की वैल्यू आ गई, ये 3 इधर गुणा में भाग में चला गया, गुणा वाला। 3 से 3 दूनी 6, 3 आम 27, यानी x की पंकज के कितने मिले हैं? तो पंकज को 29 अंक मिले हैं। कांता चारू को कितने मिले हैं? तो 15 29 में जोड़ूं तो 44 अंक मिले हैं। और कांता को 5 इससे कम मिले हैं, यानी कि 39 अंक मिले हैं। हमें किसका पूछा है? उसी का बताना है, कांता का पूछा है। और कांता हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया बेटा। ये थे आपके लिए 15 क्वेश्चन, जो मैं हर रोज अब आपके लिए 15 क्वेश्चन ऐसे ताबड़तोड़ लाऊंगा। आपको रोक के उसको पहले अपना सोल्व कर लेना है, फिर आगे जाके उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।